नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी दुनिया विषय अंतर्गत भूमि, मृदा एवं जल संसाधन पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है? स्थल है और 71% भाग पर जल है। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो विश्व में सघन जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में मिलती है, मैदानों में। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो भारत में भूमि संबंधी आंकड़े भू राजस्व विभाग के द्वारा रखा जाता है। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो भूमि उपयोग के कुल 5 प्रमुख वर्ग हैं। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो समुच्च रेखीय खेती के द्वारा जो है से मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास है। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? तो रासायनिक दृष्टिकोण से जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजन है। इनमें से कौन एक महासागर नहीं है? तो अंटार्कटिक महासागर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन आपका है, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस। यहाँ खाली स्थान में ह्यूमस आएगा। दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, यहाँ पर काली भराएगा। लेटेराइट मृदा का निर्माण निच्छालन प्रक्रिया से होता है, यहाँ पर निच्छालन भराएगा। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ खाली स्थान में प्राकृतिक भरना है। महासागरों में जल का 97% 97% भाग पाया जाता है, यहाँ पर 97 भरना है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यह अधिकतम जो है सो 50 शब्दों में देना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में, भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? तो भूमि उपयोग का अर्थ है कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग से, यानी कि भूमि का हम विभिन्न कार्यों में जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में होता है, जैसे कृषि कार्य के लिए, वन के लिए, चारागाह के लिए, सड़क, उद्योग, मकान आदि के निर्माण के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए, यानी कि मृदा निर्माण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं उसको हम लोग को लिखना है। तो मृदा निर्माण के कारकों में मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखें। तो भूमि उपयोग को मुख्यतः 2 कारक प्रभावित करते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। अब प्राकृतिक कारकों में स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जल संबंधी विशेषताएं एवं मानवीय कारकों में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि एवं श्रमिकों की उपलब्धता प्रमुख है। अब अगला क्वेश्चन चौथा है, ऋतु क्षरण से क्या अभिप्राय है? तो चट्टानों का टूटना ऋतु क्षरण कहलाता है। जब चट्टानें जल की प्रतिक्रिया से टूटता है तो उसे रासायनिक ऋतु क्षरण कहते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने से टूटता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे भौतिक ऋतु क्षरण कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, भूमि उपयोग क्या है? ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और इसको 200 शब्दों में जवाब देना है। तो भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि पहले भूमि उपयोग क्या है उसके बारे में लिखना है, उसके बाद भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना, यानी कि उसका वर्गीकरण करना और उसको लिखना। तो भूमि उपयोग का तात्पर्य भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग से है। अपनी जरूरत के अनुसार मानव भूमि का उपयोग करता है।
भूमि का उपयोग मुख्यतः कृषि कार्य, पेड़ पौधे उगाने, मकान, गांव, शहर, कारखाने आदि बनाने में किया जाता है। भूमि उपयोग को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा जाता है। वन क्षेत्र की भूमि, इस प्रकार की भूमि पर प्राकृतिक वन क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, इस प्रकार की भूमि को 2 भागों में बांटा जाता है, बंजर एवं व्यर्थ भूमि। यह भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। दूसरा है सड़क, मकान, उद्योग में लगी भूमि, इस प्रकार की भूमि पर उद्योग, सड़क, मकान आदि बनाए जाते हैं। तीसरा है पड़ती भूमि, इस प्रकार की भूमि को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चालू पड़ती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो, चालू पड़ती भूमि कहलाता है। और अन्न पड़ती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम कृषि नहीं की गई है, उसे अन्न पड़ती भूमि कहते हैं। अब चौथा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, इस प्रकार की भूमि को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अस्थायी चारागाह भूमि, जिस भूमि पर पशुचारण का कार्य किया जाता है। और इसी का दूसरा वर्ग है कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से कृषि कार्य नहीं किया गया, उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। और अगला 5वां है शुद्ध बोई गई भूमि, इस प्रकार की भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। तो ये आपका भूमि उपयोग क्या है और भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों को विस्तार पूर्वक वर्णन है। अब अगला क्वेश्चन आपका है मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। मुद्रा किस प्रकार से बनता है, इसको लिखना है। तो मुद्रा भूपटल का सबसे ऊपरी परत ऊपर पाई जाती है। मुद्रा में चट्टानी कण एवं सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होता है। मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। क्या होता है? सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। टूटे हुए कणों को और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, यानी कि जो चट्टानें टूटता है वह कालांतर में महीन होते रहता है। और चट्टानों के टूटने में भौतिक ऋतुचरण, रासायनिक ऋतुचरण एवं जैविक ऋतुचरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भौतिक ऋतुचरण में चट्टानें जो है से टूटती है और इन टूटे हुए चट्टानों को महीन कण में बदलने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस महीन कणों से ही मुद्रा का निर्माण होता है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाले मुद्रा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मुद्रा अपवर्तन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दें। यानी कि मुद्रा अपवर्तन से तात्पर्य मुद्रा का ऊपरी परत का वहाव से है, इसको कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में लिखना है। यानी कि मुद्रा अपवर्तन के क्या कारण है और उससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में लिखना है। तो प्राकृतिक या मानवीय कारकों से मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना अपवर्तन कहलाता है। मुद्रा अपवर्तन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पेड़ पौधे के अत्यधिक कटाव के कारण मुद्रा ढीली पड़ जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। आकस्मिक तेज वर्षा मिट्टी को बहा कर ले जाती है। बाढ़ के कारण भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहकर चल जाता है। पशुचारण के कारण मिट्टी का कटाव होता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवने एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी को उड़ाकर ले जाता है। मिट्टी के अपवर्तन को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्चय खेती करना, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि पर घास लगाना, फसल चक्र तकनीक का अपनाना, खेती को वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना और जैविक खाद का प्रयोग किया जाना मुद्रा अपवर्तन के रोकने के लिए आवश्यक है। अब आपका अगला क्वेश्चन चौथा जो है वह है जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख करें और इसे दूर करने के उपायों का वर्णन करें। यानी कि जल प्रदूषण के क्या कारण है उसको लिखना है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है इसको लिखना है। तो जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों को नदी में बहाना, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने एवं कचरा फेंकने के कारण जल प्रदूषित होता है। जहाज़ों से होने वाले तेल रिसाव के कारण भी जल प्रदूषित होता है। घरेलू कूड़ा करकट को नदियों में डाला जाता है जिससे भी होता है। नगरीय क्षेत्रों के दूषित जल को सीधे नदी में डालना जल
जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब जल प्रदूषण को दूर करने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नदियों, कुओं, तालाबों में गंदगी नहीं फैलाएं। शहरों के प्रदूषित जल को उपचारित कर ही नदियों में डालना चाहिए। पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर एवं क्लोरीन आदि का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक जल प्रणाली के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए और जल प्रदूषण के उत्पन्न खतरों के बारे में समाज को जागरूक बनाया जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन पांचवा आपका है, जल संकट क्या है और जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर उसे दूर करने के उपायों का विवरण दीजिए। तो किसी क्षेत्र विशेष में स्वच्छ एवं पीने योग्य जल की उपलब्धता में कमी जल संकट कहलाता है, यानी कि जल की कमी ही जल संकट कहलाता है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से विशाल जल भंडार होते हुए भी स्वच्छ जल की कमी देखने को मिल रही है। जल संकट के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जल संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जाना, जल का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाना, साफ एवं स्वच्छ जल को प्रदूषित होना, जल संरक्षण एवं जल का समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाना जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब हम लोग देखते हैं जल संकट को दूर करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो जल संकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नदियों एवं तालाबों को प्रदूषण से मुक्त किया जाना चाहिए। बच्चों में बचपन से ही जल के महत्व एवं संरक्षण के बारे में बताया जाना चाहिए। सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए जिससे कम से कम खर्च हो। वर्षा जल के संग्रहण की तकनीक को अपनाया जाना चाहिए और जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। छठा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वह कितने प्रकार की पाई जाती है उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्य में है। इसमें चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों की खेती की जाती है। दूसरा, काली मिट्टी, इसे कपासी या रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है। इसमें ज़्यादा समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। यह मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। तीसरा मिट्टी है लाल मृदा एवं पीली मृदा। यह मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। मुख्यतः यह दक्षिण भारत में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण यह मृदा लाल होता है, यानी कि लोहे के अंश के कारण यह लाल दिखता है। जल में मिलने पर यह मृदा पीली हो जाती है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। अब अगला मिट्टी है आपका लेटेराइट मृदा। यह मिट्टी भी लाल मिट्टी की तरह ही देखने में मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन आपका मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा हल्के भूरे रंग की होती है। इसमें बालू की प्रधानता होती है। यह मुख्य रूप से राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा एवं दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। अगला है पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें कंकड़ पत्थर की प्रधानता रहती है। यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम आदि में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से सेब, नाशपाती एवं चाय की खेती की जाती है। तो ये इस पाठ का पूरा क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले दिन वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। इस पर सामाजिक विज्ञान के साथ साथ सभी विषयों का पाठ को समझाया एवं प्रश्नोत्तर करवाया जाएगा। धन्यवाद।